Paradise Lost, Book 1, John Milton. The most important 10 questions. Watch on your notes, keep your mobile aside. आपको पता है पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोइम है. एपिक पोइम वो होती है जिसमें एक लॉन्ग स्टोरी हो, उसमें एक अदद हीरो पाया जाए, जंगे लड़ता है हीरो और कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम देता है. ऐसी कोई भी पोइम होगी आप उसे कहेंगे ये एपिक पोइम है. बस. क्वेश्चंस. मिल्टन फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ द क्लासिकल एपिक. मिल्टन ने क्लासिकल एपिक की तमाम रिवायात को फॉलो किया है. येट ही मॉडिफाइड पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन उसने पैराडाइज लॉस्ट को थोड़ा सा बदला है. अकॉर्डिंग टू हिज ओन जीनियस, अपनी जहानत के मुताबिक डिस्कस. ग्रीक यूनानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले एपिक पोइम लिखा करते थे. उन्हीं पोइम्स को सामने रखकर पोएट ने अपनी पोइम लिखी, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया है. 2017 सेकेंड एनुअल UOS. नेक्स्ट. डिस्कस पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक. पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोइम है. 2016-14 US GCUF PU. Or does Milton's Paradise Lost fulfill the requirements of great epic? 2015 PU. Write a note on Milton's use of Homeric similes in Paradise Lost. Homeric similes का मतलब होता है कंपैरिजन करना. जैसे कि सैटर्न की शील्ड को, ढाल को कंपेयर किया गया है चांद के साथ, तो इसको सिमिली कहते हैं. होमरिक, होमर से. होमर एपिक पोएम्स का राइटर था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ साल पहले आया था. बड़ा उस्ताद राइटर था. 2019 BZU. और इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, मिल्टन ग्लोरीफाइड द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न. मिल्टन ने सैटर्न के कैरेक्टर को बहुत शानदार बनाया है, बट इन बुक 9 डिनिग्रेटेड. लेकिन बुक 9 में मिल्टन ने इसी सैटर्न को डाउनग्रेडेड कर दिया, इसको नीचा कर दिया. 2015 US. मिल्टन हैज़ ग्लोरीफाइड सैटर्न टू एन एक्सटेंट. मिल्टन ने यहाँ तक सैटर्न को, शैतान को यहाँ तक शानदार बनाया, विच मेक्स अस वंडर. हम एक दफ़ा झटका खा जाते हैं. इफ़ मिल्टन मेंट हिम टू बी द हीरो ऑफ द एपिक. कहीं मिल्टन ये तो नहीं कह रहा कि ये सैटर्न मेरी इस पोइम एपिक का हीरो है. डिस्कस. 2018 GCUF. मिल्टन ने सैटर्न को इतना अच्छा बनाया है, हमें शक पड़ जाता है कि कहीं ये इस स्टोरी का, इस एपिक का हीरो तो नहीं. Critically analyze Saturn's character in the light of his speeches in Book 1 of Milton's Paradise Lost, 2018 PU. सैटर्न का करैक्टर लिखें और उसकी स्पीचेस का हवाला दें. जो सैटर्न ने स्पीचेस की, शैतान ने जो स्पीचेस की थी. How far would you agree that Milton was with the devil's party without knowing it? कल आया है, कल पेपर था. 2019 PU. मिल्टन कहीं डेविल की पार्टी का हिस्सा तो नहीं. मिल्टन कहीं सैटर्न के साथ तो नहीं. डिस्कस कीजिए ना जानते हुए. ऐसा ना हो कि मिल्टन को खुद ही पता ना चला हो और वो शैतानी पार्टी के साथ मिल गया हो. Who in your opinion is the hero of Paradise Lost? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बताइए पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है. PU 1997.
Discuss the rise and fall of Saturn in Paradise Lost 2017 PU. सैटर्न की राइज बताइए, किस तरह से उभरा, कमाल करैक्टर सामने आया, किस तरह उसका ट्रेजिक डाउनफॉल हुआ। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्लान्स, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने ये प्लान बनाया कि वो बताए टू जस्टिफाई द वॉइस ऑफ गॉड टू मैन, कि वो तमाम इंसानों को बताए कि खुदा के कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं, खुदा के कौन कौन से रास्ते इंसानों तक पहुंचते हैं, आते हैं। मिल्टन वो रास्ते जस्टिफाई करना चाहता है, बताना चाहता है अपनी पोएम में। हाउ फॉर इज ही सक्सेसफुल इन डूइंग सो, कहाँ तक वो ऐसा करने में कामयाब रहा। 2018, 17, 13 यूएस। हम इसका जवाब देंगे कि मिल्टन ने गॉड के रास्ते नहीं बताए, बल्कि उसने सैटर्न के रास्ते बताए हैं। सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस। दिस इज योर होस्ट MK Bhutta। My WhatsApp 0300 4655 305। Answer: An epic poem. An epic is a long narrative poem. Epic एक लंबी और गा कर सुनाई जाने वाली, नरेटिव गा कर सुनाई जाने वाली पोएम होती है। इन विद द करैक्टर्स, जिसमें किरदार, एंड द एक्शंस और एक्शंस आर ऑफ हीरोइक साइजेस, वो बड़े ऊंचे दर्जे के होते हैं। हीरो भी, दूसरे करैक्टर भी आला और बड़े होते हैं, जानदार होते हैं, एक्शंस भी बड़े होते हैं। होमर क्या करता था? ही वॉज ब्लाइंड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वो एक पत्थर पर बैठा, वो पोएम सोचता और फिर गाता जाता, लफ्ज़ परोता जाता, जोड़ता जाता, लोग इर्द गिर्द बैठे सुनते रहते। होती स्टोरी थी, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली और रिदमिक स्टोरी होती थी वो। फ्रॉम द वर्क्स ऑफ होमर एंड विर्जिल, विर्जिल और होमर, इन दोनों उस्ताद शोरा, उस्ताद शायरों के काम से सर्टन करैक्टरिस्टिक्स, मखसूस असूल, क्वालिटीज, फीचर्स, कुछ असूल मुरतब किए गए, बनाए गए, हैव बिकम एस्टेब्लिश्ड, बन चुके हैं एज अ स्टैंडर्ड करैक्टरिस्टिक्स। होमर और विर्जिल के काम से चंद असूल एस्टेब्लिश किए गए हैं और उन असूलों को स्टैंडर्ड करैक्टरिस्टिक्स माना जाता है। ऑफ एन एपिक, एपिक की, एंड एपिक हीरो, और एपिक हीरो की। होमर एंड विर्जिल के काम को पढ़कर हमें पता चलता है कि एक एपिक पोएम में हीरो ऐसा होना चाहिए, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, और ये मामलात पोएम में लाजिम होने चाहिए, वो हम जिक्र करने वाले हैं। बट दीज करैक्टरिस्टिक्स आर रिक्रिएटेड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बाद हाइफन डैश लगा लें। बट दीज करैक्टरिस्टिक्स आर रिक्रिएटेड, लेकिन ये असूल रिक्रिएटेड, दोबारा जनरेट किए गए, दोबारा प्रोड्यूस किए गए, मॉडिफाइड किए गए, दोबारा तख्लीक किए गए इन पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि असूलों को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। अब ये असूल पैराडाइज लॉस्ट के बाद मोर फंक्शनल हो गए हैं। अब ये असूल ज़्यादा फंक्शनल हैं, यानी कि कारगर, यानी कि ज़्यादा इनमें चीज़ों को वाज़े करने और चीज़ों को बताने की ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा फंक्शनल है देन कन्वेंशनल, रिवायती होने की निस्बत। ये बस रीत रिवाज रिवायत नहीं कि बस ऐसा हीरो होना चाहिए तो होना चाहिए, सिमिली होनी चाहिए तो बस होनी चाहिए। नो, पोएट ने ज़्यादा इन असूलों को निखारा है, ज़्यादा
इनको अच्छा किया है, तो ये असूल ज़्यादा फंक्शनल हो गए हैं, महज रिवायती नहीं रहे। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है द हीरो शुड बी अ फिगर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देयर आर 9 रूल्स, 8 रूल्स आर ओवर देयर। 8 रूल हैं जो हमने होमर एंड विर्जिल के वर्क से ड्राइव किए हैं। फर्स्ट रूल है द हीरो शुड बी अ फिगर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो हीरो होना चाहिए एपिक पोइम का, उसकी धूमें इंटरनेशनल होनी चाहिए, उसे ज़्यादा लोग पहचान पाए। देखें पैराडाइज लॉस्ट में क्या हुआ। इन पैराडाइज लॉस्ट द हीरो इज सैटर्न। पैराडाइज लॉस्ट में हीरो सैटर्न है, अ गुड अपोनेंट ऑफ गुड एंड गॉड। वो एक अच्छा दुश्मन है अच्छाई का और खुदा का। एक अच्छा दुश्मन है। अच्छा दुश्मन कैसे? क्योंकि वो लिमिटेड हार्म्स पहुंचाता है ना हमारा सूरज भगा जाता है, ना हमारी ज़मीन को भगा कर ले जाता है, ना रीछ मगरमच्छ सांप के मासूम बच्चों को पर हंटर बरसाता है, बस बंदों को भटकाता है। तो ये अच्छा दुश्मन हुआ ना। हाँ, ये अच्छा दुश्मन है। द सेटिंग अराउंड द हीरो शुड बी यूनिवर्सल। सेकंड, द सेटिंग अराउंड द हीरो, हीरो के इर्द गिर्द जो सेटिंग है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कायनाती होनी चाहिए। देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। इन पैराडाइज लॉस्ट वी फाउंड रीबाउंडिंग सैटर्न। हम देखते हैं यहां गरजता बरसता सैटर्न है, गूंज रहा है। इन हेवन, इन हेल, इन स्पेस, ऑन अर्थ, हर जगह पर यह मौजूद है। आप किसी भी असूल को प्रोलॉन्ग लॉन्ग कर सकते हैं, साथ 2 सेंटेंस और भी जोड़ सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में। 3, देयर शुड बी ब्रेव एक्शन। पूरी पोएम में एक्शन बहुत बड़ा होना चाहिए। इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न फाउट अ हेलिश वॉर इन हेवन। सैटर्न हेवन के अंदर जन्नत में खौफनाक जंग लड़ता है, तो ब्रेव एक्शन है। 4th, देयर शुड बी प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड एन एंड। अरिस्टोटल ने कहा था एपिक पोएम में बाकायदा बिगनिंग होगी, मिडल होगा, एंड होगा, ड्रामा की तरह। तो इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन हैज वेल जस्टिफाइड इट। मिल्टन ने प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड बनाया है। जिस तरह की चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, आप ऐसे ही पॉइंटर के साथ हाईलाइट करेंगे। हमने इस क्वेश्चन को ज़्यादा फंक्शनल बनाया है, हमने भी इसको कन्वेंशनल नहीं बनाया। पेपर चेकर को बस पेन के साथ 10 टिक लगाने हैं, यस यस यस। इस बच्चे को सब मालूम है, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं, स्मार्ट मटेरियल की तरफ आ गए हैं। 5th, ऐसे ही आप नंबर्स दे सकते हैं इन रूल्स के। देयर शुड बी ग्रेटनेस, नीट लिखें, स्पेस दें, लाइन लेंथ बराबर रखें, कहाँ पर नंबरिंग लिखनी है, कहाँ से आपका सेंटेंस शुरू होना है, कितना 1 इंच का दरमियान में फासला होना है। नोट्स को फॉलो करें, जैसे नोट्स पर लिखा है इसकी नकल कर लीजिए, इसमें कोई कबाहत नहीं। देयर शुड बी ग्रेटनेस इन एपिक। अरिस्टोटल कहता है एपिक में ग्रेटनेस होनी चाहिए। क्या मतलब? इन पैराडाइज लॉस्ट देयर इज ग्रेटनेस फ्रॉम द स्पीचेस ऑफ सैटर्न टू स्काइल्स ऑफ सिमिलीज। सिमिलीज का मतलब होता है कंपैरिजन। जैसे कहना सैटर्न का नेजा इतना बड़ा था जितना बड़ा एक पाइन ट्री होता है, ये सिमिली से कहते हैं, मौजना कर देना। पैराडाइज लॉस्ट में अगर देखें तो आपको ग्रेटनेस मिलती है कहाँ?
अगर सैटर्न की स्पीचेस देखेंगे तो वहां भी ग्रेटनेस है। और अगर आप सिमिलीज की तरतीब देखेंगे, कैसे सिमिलीज उतरती हैं, तो उसमें भी ब्लॉक की ग्रेटनेस होती है। मिल्टन सिमिलीज टेस्टिफाइड द ब्रॉड रेंज ऑफ हिज नॉलेज। मिल्टन की सिमिलीज जब आप देखते हैं तो यह साबित हो जाता है कि मिल्टन की रेंज बहुत बड़ी है, उसके नॉलेज की रेंज बड़ी है, स्क्रूटनी उसकी अच्छी जांच है, मेमोरी की रेंज बहुत बड़ी है, क्लासिकल स्कॉलरशिप वो ग्रीक लिटरेचर को बहुत अच्छा जानता है, एंड अवेयरनेस ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में होने वाले जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो उनके बारे में बाखबर है। सिक्स्थ, देयर शुड बी सुपर नेचुरल मशीनरी। परियां हों, देव हों, जिन हों, फरिश्ते हों, गॉड्स हों, देवियां, देवते, देवता, देवते, ये सब होने चाहिए पोएम के अंदर। अच्छा, इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न विद द फोर्स ऑफ रेबल एंजल्स। सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट के अंदर रेबल एंजल्स की पूरी फोर्स लिए हुए है, पूरे दस्ते लिए हुए हैं, इज ट्रैगर्ड अगेंस्ट गॉड। और सैटर्न को अपने तमाम तर बागी एंजल्स के साथ खुदा के खिलाफ तान दिया गया है, भिड़ा लड़ा दिया गया है। डिक्शन शुड बी ग्रैंड इन स्टाइल। डिक्शन जो बात है, जो सेंटेंस है, लैंग्वेज ग्रैंड होनी चाहिए, बहुत अजीम आला लैंग्वेज होनी चाहिए अपने स्टाइल में। इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न स्पीक्स इन बम्बास्टिक लैंग्वेज। सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में जबरदस्त लैंग्वेज में बोलता है सैटर्न। दाउ परफाउंडेस्ट हेल रिसीव द न्यू पोजेसर। ओ परफाउंडेस्ट हेल, अपने नए मालिक को वेलकम कहे, ऐसी जबरदस्त लैंग्वेज। 8. Paradise Lost as a heroic poem grips the basic conventions of classical epic too. क्लासिकल एपिक की जो बेसिक कन्वेंशंस हैं, बेसिक रिवायात हैं, वो भी मिल्टन ने अपनी इस पोएम में अडॉप्ट की हैं। बेसिक कौन सी रिवायात थी? वो छोटी रिवायात जो आम सी रिवायात हैं, जैसे इन्वोकेशन टू म्यूज। म्यूज शायरी की देवी है, शायरी की देवी से प्रार्थना करना, दुआ करना। सिंगल कम्बैट्स, दो बदो, 1 to 1 लोगों की जंग, जैसा कि एक्लीस हेक्टर के साथ लड़ता है ट्राय मूवी में, वो 1 to 1 दो बदो लड़ाई होती है। फीयरलेस जर्नीज, एपिक पोएम में खौफनाक सफर होने चाहिए, जर्नीज। काउंसल्स ऑफ द लीडर्स, लीडर्स का आपस में मशवरा होना चाहिए। ब्यूटीफुल गार्डन्स नजर आए, मैजेस्टिक बिल्डिंग्स, आला किस्म की बिल्डिंग्स नजर आए, अजीम। वाइटल सब्जेक्ट बहुत जानदार हो, एंड द प्रोफेसीज ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, और फ्यूचर के इवेंट्स की पेशन गोया मौजूद होनी चाहिए। किसमें? एपिक पोएम में। हमने 8 रूल्स पढ़े हैं कि एपिक पोएम में ये 8 चीज़ें होनी चाहिए, और हमने ये भी साथ बता दिया कि पैराडाइज लॉस्ट में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि पैराडाइज लॉस्ट एक कंप्लीट एपिक पोएम है विद रिक्रिएशन, मॉडिफिकेशन, तब्दीलियों के साथ। जो चीज़ें हाईलाइट की हैं आप पॉइंटर से हाईलाइट करेंगे, मार्कर से नहीं, पॉइंटर से। आप यकीन कीजिए, आप लिखिए ऐसा। 25 में से 20 मार्क्स, 19 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 16, 17 की उम्मीद रखें।
मिस्टेक ना करें, बार बार लिख कर देखें. बट मिल्टन हैज रिक्रिएटेड हिज एपिक विद द ब्लेंड ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न. लेकिन मिल्टन ने अपनी इस एपिक पोइम को रिक्रिएट किया, दोबारा से तख्लीक किया, दोबारा प्रोड्यूस किया. क्या इसमें ब्लेंड ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न रखा, उसने कदीम और जदीद का एक कम्बिनेशन बनाया. डॉइंग इमेजिनेशन, ब्रेव इमेजिनेशन, डाइंग की जगह ब्रेव भी लिख सकते हैं, ब्रेव इमेजिनेशन. उसने बड़ी बहादुर किस्म का तखय्युल पेश किया, गॉड की तस्वीर विजन दिया, उसे सैटन का विजन दिया, उसकी शक्ल और सूरत वो कैसा है. डिसओबीडियंस ऑफ गॉड, उसने गॉड की डिसओबीडियंस भी बताई है. यानी कि उसने पोइम क्रिएट की तो उसमें करेक्टर ऐसा लेकर आया जो गॉड की डिसओबीडियंस करता है. रेनेसांस रेबल हीरो, वो रेनेसां का एक रेबल हीरो लेकर आया. यानी कि सैटन एक ऐसा हीरो है जिसके अंदर रेनेसांस की भी तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं. रेनेसां की क्वालिटीज क्या हैं कि लस्ट फॉर पावर, तो उसके अंदर लस्ट फॉर पावर है, एंड रेबल सब्जेक्ट. और मिल्टन ने रेबल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है. क्या मिल्टन का सब्जेक्ट रेबल सब्जेक्ट है, बगावत वाला है, बागी सब्जेक्ट है? लगता तो नहीं. कहते हैं आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस, मैं दावा करता हूं खुदा हमेशा हमेशा अता करने वाला है, देने वाला है. एंड जस्टिफाई द वाइज ऑफ गॉड टू मैन, और मैं खुदा के वो रास्ते साबित करना चाहता हूं जो इंसान की तरफ आते हैं. यानी कि मैं इंसानों को दिखाना चाहता हूं कि खुदा के कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं, आप खुदा की तरफ रजू करें. लेकिन ये सब्जेक्ट जो उसने लिखा है, पोइम पढ़कर लगता है कि ये ऑर्निकल है. सैटन ऐसा नहीं कर रहा, वो खुदा के रास्ते नहीं बता रहा, वो सैटन के रास्ते बता रहा है. हम सैटन से इंप्रेस हो जाते हैं. बट विलियम ब्लेक क्लेम्स दैट, विलियम ब्लेक क्लेम करता है मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी. कहते हैं मिल्टन तो डेविल शैतान की पार्टी का हिस्सा है, उससे ताल्लुक रखता है शैतान से. ग्रेडिसन हैज गॉन टू एक्सटेंड ऑफ सेइंग, ग्रेडिसन भी थोड़ा आगे बढ़ता है, कहता है इंस्टेड ऑफ जस्टिफाइंग द वॉइस ऑफ गॉड टू मैन, बजाय इसके कि मिल्टन खुदा के रास्ते इंसान को बताता, मिल्टन है जस्टिफाइड, मिल्टन ने तो साबित किए हैं सैटन्स वॉय टू मैन, कि सैटन के कौन कौन से रास्ते इंसान की तरफ आते हैं. हम लोग सैटन से इम्प्रेस ही इतने हो जाते हैं कि हम उसको फॉलो करने लगते हैं, उस जैसी डिटर्मिनेशन हमारे अंदर अकमुलेट होने लगती है. Here the devil is browbeaten. ये साबित करना है कि सैटन ये एपिक का हीरो है, एपिक हीरो है और यही ही हीरो है. तो इसकी एक निशानी है कि हीरो हमेशा वो होता है जो मजलूम हो, जिसको कुट पड़ी हो, जो बहुत डाउन चला गया हो और वहां से दोबारा इमर्ज हो, डिटरमाइन हो और कंपीट कर रहा हो किसी बड़े ताकतवर से. ऐसा मूवीज में हम देखते हैं. हेयर द डेविल इज ब्रोबीटन, यहाँ सैटन हमें मजलूम लगता है जिसको कुट दी गई है. एंड ब्रोबीटन यूज टू बिकम ए हीरो, और मजलूम ही हमेशा हीरो बना करते हैं. अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में. सो हिज नर्व, बस अब सैटन का नर्व, उसकी जहनी ताकत, करेज, हौसला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर जो उसका कॉन्फिडेंस है, एंड डिटर्मिनेशन, और उसका जो अज़म है, और इलेक्ट्रीफाइंग, वो ऐसा है कि वो किसी में भी बिजली भर देगा. रेबल एंजल्स में सैटन का करैक्टर बिजली भर देता है अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से. वट जो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर हम जंग हार गए हैं. ऑल इज नॉट लॉस्ट, हमने सब कुछ नहीं हारा है. द अनकंकरेबल विल हमारे पास मौजूद है,
ख्वाहिश जिसको फतह नहीं किया जा सकता, एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और हमारे पास है बदले की स्टडी। हम बदले को बार बार सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, गाते रहेंगे, तो हमारे जज्बे जवान रहेंगे। इमोर्टल हेट, हमारे पास है नफरत, कभी ना खत्म होने वाली नफरत। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और हमारे पास है जुरत जो कभी ना हारने झुकने वाली है और ना ही कहीं गुम हो जाने वाली है, खो जाने वाली है। What though the field be lost, all is not lost. The unconquerable will and a study of revenge, immortal hate, and courage never to submit or yield. ऐसा है सैटर्न। Thou profoundest hell, और तुम ए गहरी जहन्नम नर्क, receive thy new possessor, अपने नए मालिक को वेलकम कहे, one who brings a mind not to be changed by the place or time। तुम्हारा मालिक हाकिम वो है जो दिमाग लाया है, उसके पास ऐसा जहन है जो कभी बदलता नहीं। ना वो मकाम से बदलता है, ना वो वक्त से बदलता है। वक्त चाहे कोई भी हो, अच्छा या बुरा, मेरा दिमाग कांस्टेंट होगा। मकाम चाहे जन्नत हो या जहन्नम हो, मैं सैटर्न उसी जहन के साथ होऊंगा। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, जहन का अपना एक मकाम है। एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, और ये दिमाग ही है जो बना सकता है जहन्नुम से जन्नत, अ हेल ऑफ हेवन, और ये जन्नत से जहन्नुम भी क्रिएट कर लेता है। मीन टू से मैं हेल में आ गया हूं जन्नत से, तो मेरा दिमाग मुझे कहता है यही जहन्नुम ही तुम्हारा घर है, तुम्हारी जन्नत है। मेरे दिमाग ने इसको जन्नत समझ लिया है, मैं यहां पर रहूंगा। ये दिमाग ही है, जहन ही है जो जन्नत से जहन्नुम बनाता है और जहन्नुम से जन्नत बनाता है। मल्टी मीनिंग्स है। फिर कहता है टू राइन इज वर्थ एम्बिशन सो इन हेल, मेरे मुताबिक हुकूमत करना ज्यादा बड़ा अच्छा काम है, चाहे हुकूमत जहन्नुम में क्यों ना हो। बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन, मैं जहन्नुम की हुकूमत को तरजीह दूंगा जन्नत की नौकरी पर। मैं अब खुदा से जन्नत नहीं मांगूंगा, जन्नत के अंदर नहीं जाऊंगा, जन्नत की रोशनियां नहीं मांगूंगा। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। सिमिली मेक्स सैटर्न मार्बल कांस्टेंट, ये जो कंपैरिजन मुआवजे सिमिली का इस्तेमाल करता है, सिमिली सैटर्न को मार्बल की तरह मजबूत बना देती है। द कंपैरिजन ऑफ सैटर्न शील्ड टू द मून, जैसे कि सैटर्न की शील्ड को कंपेयर किया गया है चांद से। वो चांद एज सीन थ्रू गैलीलियोस टेलीस्कोप, जो चांद गैलीलियो की टेलीस्कोप से नजर आया था, यानी कि वो बहुत बड़ा नजर आया था। गैलीलियो गैलीली 16वीं सेंचुरी का साइंटिस्ट है जिसने टेलीस्कोप दरियाफ्त की और टेलीस्कोप के अंदर से चांद बहुत बड़ा नजर आया था। तो मिल्टन ने उसको इस्तेमाल किया, गैलीलियो गैलीली की उस डिस्कवरी को अपनी पोएट्री में कितनी खूबसूरती से। ये मॉडर्निज्म होती है। तो कहता है कि जिस तरह का चांद टेलीस्कोप से नजर आता है, इतना बड़ा चांद था सैटर्न के पास
और ये चांद दर हकीकत उसकी शील्ड थी, ढाल थी। तलवार के साथ ढाल होती है। सजेस्ट्स द ह्यूज साइज, तो पता चलता है कि उसकी उसकी ढाल, उसकी शील्ड कितनी बड़ी थी, ये हमें पता चल जाता है। नॉट ओनली ऑफ द वेपन, ना सिर्फ हमें वेपन के साइज का पता चलता है, बट ऑल्सो ऑफ द डेवल, बल्कि हमें उस डेवल का भी पता चलता है, उस सैटर्न का पता चलता है विच होल्ड्स इट, उस डेवल के साइज का भी पता चलता है जिसने चांद जितनी शील्ड उठा रखी है, उसका अपना कद कितना बड़ा होगा। सैटर्न बहुत बड़ा था। द मून इज नॉट स्मूथ, और फंक्शनल कितनी है ये सिमिली कि चांद क्या स्मूथ है, प्लेन है? नो, चांद में गड़े हैं, चांद पर चट्टाने हैं। तो फंक्शनल हो गया कि ये जो शील्ड है जंगजू की, इतनी इसने खून रेज जंग लड़ी है कि अब शील्ड के ऊपर पैटर्न बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं, गढ़े बने हुए हैं। द शील्ड ऑफ डेवल टू हैज पैटर्न्स अपॉन इट, इसके ऊपर भी पैटर्न है। एक और सिमिली देखें, आर दैट सी बीस्ट, सैटर्न इतना बड़ा था जिस तरह के वो समंदर में रहने वाला जानवर है। कौन सा? लेवेथियन। ये कौन सा है भाई? आज तक तो हमने नहीं सुना, चलो सुन लो। लेवेथियन एक जानवर है बड़ा। विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क्स, खुदा ने अपनी तमाम तर तख्लीकात में से क्रिएटेड ह्यूजेस्ट, सबसे बड़ा जानवर लेविथियन बनाया है। दैट स्विम्स द ओशन स्ट्रीम, और यह समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है तैर कर। बहुत बड़ा है, समंदर के किनारे बहुत दूर दूर होते हैं। फिर सिमिली इस्तेमाल की, हिज स्पेयर टू इक्वल विद द टॉलेस्ट पाइन, उसका नेजा बराबर था सबसे बड़े पाइन ट्री के। पाइन ट्री नेट से गूगल करें मिल जाएगा, लंबा होता है। मिल्टन कंपेयर्स फॉलन एंजल्स डेंस मॉसेस, मिल्टन ने फिर कंपेयर किया, कहा कि जो ये फॉलन एंजल्स थे, ये पड़े हुए थे, इतनी ज़्यादा तादाद में ये मटेरियल था। मासेस, डेंस, बहुत ज़्यादा। डेंस का मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होना। मासेस, ये मटेरियल पड़ा था रेबल एंजल्स का। टू द ऑटमल लीव्स, जैसे कि खिज़ां के पत्ते पड़े होते हैं। वेलम ब्रूसा, वेलम ब्रूसा में, वेलम ब्रूसा एक नदी का नाम है। कहाँ है? इटली में है। इटली में एक नदी है वेलम ब्रूसा, वहाँ पर ब्राउन पत्ते 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 अटे होते हैं नदी के ऊपर। तो ऐसे ही जहन्नुम की आग, लिक्विड आग के ऊपर ये रेबल एंजल्स पड़े हुए थे ना। बहुत अच्छा है। द फेस ऑफ सैटर्न इज कंपेयर टू द एक्लिप्स सन, सैटर्न का चेहरा ऐसे था जैसे कि सूरज को ग्रहण लगी हो, यानी कि चेहरे पर एक्लिप्स था, आधा काला आधा चिट्टा रत्ता। द एक्लिप्स इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेसी, ये एक्लिप्स एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेसी भी है। जब ग्रहण लगती थी तो कहते अब ये गवर्नमेंट डाउन हो जाएगी, डाउनफॉल का शिकार हो जाएगी, ये किंगडम खत्म हो जाएगी। द फॉल ऑफ किंगडम हाइफन, ये एक फंक्शनल सिमिली है कि सूरज के, सैटर्न के चेहरे पर एक्लिप्स ये इंडिकेट करता है कि किसी बड़े देवता गॉड की सल्तनत डाउनफॉल में जाने वाली है, या सैटर्न खुद अपने तख्त से नीचे आ गया है। सैटर्न के पास तख्त था कौन सा? केड़ा हुक्मरान सी? EMW Tillyard, EMW Tillyard had made all clear, उसे सब क्लियर कर दिया। क्या कहता है? His similes are less numerous, मिल्टन की सिमिलीज थोड़ी तादाद में हैं, बट मेर वेरिड, लेकिन मुनफरिद हैं, देन दोज ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, अपने उस्ताद पोइट्स से मुनफरिद हैं। थोड़ी हैं लेकिन विर्जिल और होमर उस्ताद पोइट से थोड़ी डिफरेंट है।
but he does not confine himself within the limits of vigorous comparison. मिल्टन ने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया सिर्फ शानदार कंपैरिजन तक कि वो शानदार सिमिली देता है, यहां तक मिल्टन ने अपने आप को महदूद नहीं किया. हिज ग्रेट एक्सीलेंस इज एम्पलीट्यूड. उसकी कामयाबी, उसका सबसे बड़ा कारनामा एक्सीलेंस ये है कि उसकी सिमिली प्लेंटीफुल होती है, फुल होती है, रिच होती है. एंड ही एक्सपेंड्स द यूजुअल इमेज, और वो एक मामूली इमेज को बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है बियॉन्ड द डिमेंशंस, बहुत दूर दूर तक. विच द ओकेजन रिक्वायर्ड, जैसा मौके की मुनासबत होती है, जैसा मौके की ज़रूरत होती है. टिलयॉर्ड कहता है मिल्टन महज खूबसूरत सिमिलीज नहीं देता, बल्कि सिमिलीज को वो इतना भरपूर बनाता है कि मौके की मुनासबत से उसे बड़ा भी कर देता है. चांद आम इमेज था, उसको कैसे उसने फंक्शनल किया, उसको जोड़ा किससे, शील्ड के साथ. थस कंपेयरिंग द शील्ड ऑफ सैटर्न टू द ऑरब ऑफ मून, चांद के दायरे से, ऑरब दायरा, चांद के दायरे से कंपेयर करना शील्ड का. ही क्राउड्स द इमेजिनेशन, उसने गैदर किया, हासिल किया, क्राउड किया, लिया अपना ख्याल, तखय्युल, इमेजिनेशन विद द डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप. उसने अपनी इमेजिनेशन कहाँ से ली, टेलीस्कोप की डिस्कवरी से. एंड ऑल द वंडर्स विच टेलीस्कोप डिस्कवर्स, और हमारे जहन में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो टेलीस्कोप डिस्कवर कर रही थी उस वक्त. मैं इसको यूँ कहूँगा, मिल्टन ने फंक्शनल किया और उसकी रेंज बहुत ब्रॉड है, और वो जदीद साइंटिफिक डिस्कवरीज से अपनी सिमिलीज हासिल करता है. ये कोटेशन है, एक ही अच्छी कोटेशन मिली है तो आपने ये इस्तेमाल करनी है. टिलयॉर्ड रिगार्ड्स द डेविल एज अ ट्रेजिक हीरो. टिलयॉर्ड तो कहता है सैटन ट्रेजिक हीरो है, एंड कंपेयर्स हिम विद मैकबेथ ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर का करेक्टर हीरो मैकबेथ, जो कि ट्रेजिक हीरो है, उससे कंपेयर करता है. कहता है सैटन इन हिज रेबेलियन, सैटन अपनी बगावत में इज मोर हीरोइक, वो ज्यादा हीरो नजर आता है. सैटन जब बगावत करता है तो हीरो नजर आता है, एंड मोर ट्रेजिक, और ज्यादा ट्रेजिक नजर आता है. ट्रेजिक इसलिए है क्योंकि उसे करदा गुनाहों की सजा मिली, जो गुनाह उसने किए उसकी सजा मिली, मगर करदा कारनामों का सिला नहीं मिला, इसलिए ट्रेजिक. और गुज़श्ता इबादतों का सिला तो बिल्कुल ही नहीं मिला, इसलिए ट्रेजिक है. गुडमैन कह रहा था, ऐ खुदा, करदा गुनाहों की सज़ा तो ठीक है, मगर नाकर्दा गुनाहों का भी तो कोई क्रेडिट होना चाहिए. जो गुनाह हमने नहीं किए, कोई उसका क्रेडिट भी होना चाहिए ना. यानी जो हमने गुनाह किए वो तो आम मामूली अदने छोटे थे, मासूम थे, माइनर थे. आला किस्म के गुनाहों की ख्वाहिश और हसरत तो अभी हमारे मन में थी, वो तो पूरी ही नहीं हुई, तो उनका कोई क्रेडिट होना चाहिए. शायद गुडमैन ने रास्पुटिन के चर्चे सुन रखे हैं. सैटन वॉज अ ट्रेजिक हीरो. ना इबादत का सिला मिला, ना उसने जो स्ट्रगल की उसका उसे सिला मिला, वो एंड पर हार गया.
एंड अर्न्स आवर एडमिरेशन, जिस तरह की डिटर्मिनेशन, वो डिटर्मिनेशन हमसे हासिल करती है कि हम उसकी तारीफ करते हैं। एंड सिंपैथीज, और हम उसकी हमदर्दी करते हैं कि हाय। कंक्लूजन, इन स्पाइट ऑफ हिज फाइनल डिग्रेडेशन, इसके बावजूद के सैटर्न एंड पर, जब हम तमाम पैराडाइज लॉस्ट के सारे वॉल्यूम पढ़ते हैं तो एंड पर जाकर पता चलता है कि सैटर्न डाउनफॉल का शिकार हो गया, डिग्रेडेशन होगी। इट इज सैटर्न्स करेक्टर। इसके बावजूद के सैटर्न डाउनफॉल में एक ट्रेजिक करेक्टर साबित हुआ, हार गया, लेकिन इट इज सैटर्न्स करेक्टर, लेकिन ये सैटर्न का करेक्टर है। दैट गिव्स रियल एपिक क्वालिटी टू पैराडाइज लॉस्ट, जो पैराडाइज लॉस्ट को रियल एपिक क्वालिटी बख्शता है। पैराडाइज लॉस्ट को अगर एपिक क्वालिटी मिली है तो सैटर्न के करेक्टर की वजह से मिली है। विदाउट सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट वुड बी नो मोर देन अ थियोलॉजिकल थीसिस। अगर सैटर्न ना होता तो पैराडाइज लॉस्ट कुछ भी ना होती, ये एक मजहबी पर्चा होता, किताब होती, कंपोज्ड इन वर्स, जिसको वर्स में, शायरी में परो दिया गया होता बस, और इसमें कुछ भी ना होता। लास्ट पर आप डैड का कपलेट लिखेंगे, देन द इंग्लिश इकोज मस्टैंग साउंड, फिर इंग्लिश में गूंजने लगी एक जबरदस्त मस्टैंग साउंड, एज मिल्टन्स मिली, जिस तरह के मिल्टन की कोशिश ने मेल्स पहुंचाई, द सैटर्न्स वाउंड, सैटर्न के जख्मों को हम तक पहुंचाया, तो इंग्लिश के अंदर एक जबरदस्त आवाज गूंजी है। डॉट, फिनिश, काफी है। गंदी बातें इतनी काफी है। पेपर चेकर को इतने मटेरियल से पता चल जाएगा कि आप सारी गंदी बातें जानते हैं। अब अल्लाह तौबा करें। फरिश्तों ने साढ़े बड़े गुनाह लिख ले होंगे, क्या हो सकता है। आप तो रोज़ मैशर भी कह देंगे, वो पकड़े जाते हैं ना हक फरिश्तों के लिखे पे हम, पकड़े जाते हैं ना हक फरिश्तों के लिखे पे हम, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, यानी मौके ते कोई साड़ा बंदा भी सी नहीं सी ना, फिर सुनाई सफियो।